नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 24 जुलाई 2023 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के त्याग और देशभक्ति का पुनर्मूल्यांकन। लेखक हैं विवेक आचार्य जी, जो अतिथि संपादक हैं। लेखक दिल्ली में बच्चों के डॉक्टर हैं। आइए सुनते हैं लेखक के विचार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के त्याग पर। लिखते हैं, आज 23 जुलाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जन्मदिन है। मुझे ये जानकर दुख हुआ कि कुछ लोग अपने लेखों में तिलक जी के लिए अत्यंत अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं कि माँ भारती के सपूत ने कितना बड़ा कार्य किया था। आज अपनी ओर से कुछ भी ना लिखकर अन्य महापुरुषों के उद्गार दे रहा हूँ। भारत के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने मित्र केलकर को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में तिलक जी के बारे में नेताजी के विचार पढ़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पत्र। प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कई महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था, जिसका कारण केवल ये रहा कि आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं जिसमें आपको रुचि होगी। मैं नहीं जानता आपको मालूम है या नहीं कि यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। जब बहरमपुर जेल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरित करने का आदेश मिला, तब मुझे स्मरण नहीं आया कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास का अधिकतर समय मांडले जेल में ही गुजारा था। इस चार दीवारी में यहाँ के बहुत हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ लिखा था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुजन जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया था। जेल के जिस वार्ड में लोकमान्य तिलक रहते थे, वह आज तक सुरक्षित है। यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और उसे बड़ा बनाया गया है, हमारे अपने जेल वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना हुआ है, जिससे गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत में सर्दी तथा सभी मौसम में धूल भरी आंधियों से बचाव नहीं हो पाता था। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे ये बात बहुत अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित किया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत व प्रेरणा देंगी। अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तीर्थस्थल है जहाँ भारत का एक महानतम सपूत 6 वर्षों तक रहा था। हम जानते थे कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि इस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा था। वे वहाँ एकदम अकेले रहे। उन्हें उनके बौद्धिक स्तर का कोई साथी नहीं मिला था। मुझे विश्वास है कि उनको किसी अन्य बंदी से भी मिलने जुलने नहीं दिया गया था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में बिल्कुल एकांकी रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 से अधिक मुलाकात का भी अवसर नहीं दिया गया था। ये भेंट भी जेल और पुलिस अधिकारियों के साथ हुआ करती थी, जिससे वे कभी खुलकर हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठित स्थापित नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्र से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है, और इस यंत्रणा को जिसमें भुगतना है वही जान सकता है। उसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था, और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि किस उद्देश्य को अपनाया था, वह उनकी अनुपस्थिति में किस गति से आगे बढ़ रहा है। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे, और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। जब लोकमान्य यहाँ थे, मांडले का मौसम तब भी प्राय ऐसा रहा होगा जैसा वह आजकल है।
और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदग्नि तथा घटिया को जन्म देने वाली है और धीरे धीरे वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेती है, लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा। लेकिन इस कारागार की चार दीवारियों में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती हैं और जीवन को दुर्भर बना देती हैं। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे, और यही कारण है कि उन्होंने उन यंत्रणाओं के बारे में कभी किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। समय समय पर मैं इस सोच में डूबता रहा हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। हर बार मैंने अपने आप से पूछा, अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव के कृतित्व की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वे जेलों पर लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के हास्य के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सभी नियमों के आगे नत होना पड़ता है और फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था और भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था। मैं जितना ही इस विषय पर चिंतन करता हूँ उतना ही उनके प्रति आस्था और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया और जिसने उस अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन में दिन गिने चुने ही रह गए होंगे। निस्संदेह यह गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या ये दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।